Good evening, dear students. Today let us discuss about RL parallel circuit, then RC parallel circuit, then RLC parallel circuit. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे RL parallel circuit क्या है उसको सॉल्व करेंगे, फिर RC parallel circuit क्या है उसको सॉल्व करेंगे और फिर RLC parallel circuit. हम लोग सीरीज सर्किट के बारे में बात कर चुके हैं. आज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करना सीखेंगे. आपको बहुत से सर्किट्स ऐसे मिल जाएंगे जहां एक रजिस्टर, प्योर रजिस्टर जैसे कि ये, और एक प्योर इंडक्टर जैसे कि जिसका इंडक्टेंस वैल्यू L है, ऐसे कनेक्टेड होंगे. इस तरह से कनेक्ट होंगे जिनमें वोल्टेज सेम होगा. अप्लाइड वोल्टेज जो है ES है या V है, ये वोल्टेज दोनों एलिमेंट के क्रॉस या सभी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज सेम होता है, तो ऐसे सर्किट को हम लोग पैरेलल सर्किट कहते हैं. voltage is same across all the elements in the circuit, that circuit is called parallel circuit. तो सीरीज सर्किट की तरह पैरेलल सर्किट को भी सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है फेज़र डायग्राम मेथड. तो फेज़र डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे. हमने बताया था सीरीज सर्किट में हम लोग करंट को रेफरेंस फेज़र लेते हैं, बट पैरेलल सर्किट में हम लोग वोल्टेज को रेफरेंस फेज़र लेते हैं. वोल्टेज को ये ES हो सकता है या V हो सकता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वोल्टेज को किस रूप में लिखा गया है. V के रूप में V लिखा है या ES लिखा गया है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. बट इन पैरेलल सर्किट वी टेक वोल्टेज एज ए रेफरेंस फेजर, देन it is quite easy to draw phasor diagram if we take voltage as a reference phasor. पैरेलल सर्किट में समांतर परिपथ में वोल्टेज को अगर रेफरेंस फेजर लिया जाता है तो सर्किट को फेजर डायग्राम ड्रा करना सर्किट के लिए आसान होता है. बहुत आसानी से हम लोग सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रा कर सकते हैं. तो ये आपको मालूम है IR क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट थ्रू रजिस्टिव एलिमेंट. ये IR है, RMS वैल्यू है इस करंट की जो इधर आ रही है. हालांकि ये करंट AC है, इसका मान हमेशा चेंज होता रहेगा, उसका RMS वैल्यू है ये. IL क्या है, RMS वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इंडक्टिव ब्रांच, प्योर इंडक्टिव ब्रांच, इधर से जो करंट आ रही है उसका RMS वैल्यू है. ये भी AC करंट है, इसका भी मान हमेशा चेंज होता रहेगा, बट इट्स RMS वैल्यू वी हैव टेकन. IS क्या है, RMS वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट करंट. ये IS ये करंट है, रिजल्टेंट करंट है, टोटल करंट है. तो ये टोटल करंट वोल्टेज के साथ में जो एंगल बनाएगा वही कहलाएगा फेज डिफरेंस, कलांतर. और वो एंगल हम निकाल लेंगे तो हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे. ES क्या है, RMS वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, ये ES है. इसको V भी कह सकते हैं, ये V भी लिख सकते हैं या ES लिख सकते हैं. तो ये है, आपको ये सब मालूम है. तो तरीका ये है कि हम लोग रिजल्टेंट करंट अगर किसी तरीके से निकाल लें और रिजल्टेंट करंट का वोल्टेज के साथ जो कलांतर है, फेज डिफरेंस है, अगर निकाल लें किसी प्रकार से, तो हम सारे कैलकुलेशन सर्किट के लिए कर लेंगे. तो फेजर डायग्राम चलिए ड्रा करते हैं. लेट अस ड्रा फेजर डायग्राम फॉर दिस सर्किट. ES इज टेकन एज रेफरेंस फेजर. हमने देखिए ES को रेफरेंस ले लिया है. ये ES को रेफरेंस क्यों ले लिया है, ये वोल्टेज है जो कि सेम है. इधर भी R के क्रॉस भी सेम है, L के क्रॉस भी ये वोल्टेज सेम है, इसीलिए इसको लिया है. अब हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे IR का मान कितना है. IR का मान पहले कैलकुलेट कर लीजिए. इस फेजर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज अपान R. वोल्टेज का मान यहाँ पे कितना है, V अपान R भी लिख सकते हैं इसको, ES अपान R. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ES हमने कहा है इसको, वोल्टेज को, तो ES अपान R. सो IR इक्वल टू ES अपान R हो गया. ये वोल्टेज के RMS वैल्यू में हम रजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे. इफ़ वी डिवाइड दिस ES विद दिस रेजिस्टेंस देन वी गेट द करंट. IR ले लिया. तो IR जो है ये रजिस्टिव करंट है. ये किसके फेज में होगी, ये वोल्टेज के फेज में होगी. देखिए ये वोल्टेज है ES. IR जो होगा ये रजिस्टिव करंट है, प्योर रजिस्टिव ब्रांच में बहने वाली करंट, वो वोल्टेज के फेज में होती है. तो ES के फेज में हमने बना दिया ये फेजर IR. वेरी सिंपल. IL कितना होगी, IL का मान कितना होगा, इधर जो करंट है उसका मान कितना होगा, वो होगा V अपान या ES अपान XL. V अपान XL या इसको ES अपान XL कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये, क्योंकि हमने यहाँ पे E कहा है, यहाँ पे ES कहा है इसको. तो ये ES अपान XL हो जाएगा. XL क्या है,
इंडक्टर के कारण जो अपोजिशन होगा करंट के पाथ में वो होगा 2 पाई एफ एल, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सएल। तो ये है एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो हमको करंट का मान मिल गया, आईएल का मान भी मिल गया। आईएल जो करंट होगी ये प्योर इंडक्टिव ब्रांच है, तो प्योर इंडक्टिव ब्रांच में करंट जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, ये आपको मालूम है। तो ES वोल्टेज दिया है हमने, तो उससे ये करंट जो है वो 90 डिग्री लैग करेगी। देखिए ये 90 डिग्री लैग करा दीजिए। सो IL की डायरेक्शन ये हो जाएगी इधर की तरफ। अब IR और IL का जो फेजर सम होगा वो IS के बराबर होगा। IR और IL का जो फेजर सम होगा वो IS के बराबर होगा। ये टोटल करंट है, ये रिजल्टेंट करंट है या सोर्स करंट है, ये किसके बराबर होगा? इस ब्रांच में जो करंट आ रही है इसका फेजर सम इसके साथ कर दें, जो इस ब्रांच में करंट आ रही है दोनों का फेजर सम कर दें तो हमको ये करंट मिल जाएगी, वही हम करने जा रहे हैं। तो सोर्स करंट या ये कितनी होगी? IR का फेजर ये है, दिस इज़ दी फेजर ऑफ IR। IL का फेजर ये है, इन दोनों का फेजर सम कर देंगे, यहाँ से ये मिला देंगे ये लाइन। तो ये जो होगा फेजर, ये फेजर है IS। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना समकोण त्रिभुज, ये एंगल फाई है। ये रिजल्टेंट करंट का जो वोल्टेज के साथ में एंगल बनता है वही होता है फेज डिफरेंस या कलांतर। तो हमको कलांतर या फेज डिफरेंस मिल गया, फाई यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट करंट IS का मान कैसे निकाल लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे त्रिभुज ABC में ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, तो ये हो जाएगा IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर इक्वल टू IS स्क्वायर। सो IS इक्वल टू अंडर रूट दिस। ये हमको रिजल्टेंट करंट का मान मिल गया, ये करंट का मान हमको मिल गया, ये करंट का मान मिल गया। अब हम ये एंगल निकाल लें, फाई अगर हम निकाल लें तो हम सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस त्रिभुज में आप tan ले लीजिए, तो tan फाई इक्वल टू कितना होगा? माइनस IL अपान IR। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि ये जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर ली जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे। यहाँ पे जो माइनस फाई आएगा माइनस IL, ये दिस अपान IR। IL का मान मालूम है हमको कितना है, V अपान XL। IR का मान मालूम है हमको कितना है, V अपान R। ये मान रख दीजिए, आपको tan फाई मिल जाएगा। माइनस में आने का केवल मतलब ये है कि ये एंगल रेफरेंस से क्लॉकवाइज आया है, दिस फाई इज क्लॉकवाइज एंगल है, इसीलिए माइनस आया है। माइनस का अर्थ केवल इतना है, हमको ये पता चल रहा है कि IS जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, फाई यानी करंट लैग कर रहा है बस, और इसका कोई मतलब नहीं है। सो हमको फाई का मान मालूम चल गया। तो हमको क्या मालूम चल गया कि सोर्स वोल्टेज जो है V या ES, उसके साथ करंट लैग कर रही है इतने एंगल से। करंट इज लैगिंग विद दिस एंगल फाई, tan इनवर्स IL अपान IR, ये मालूम चल गया। अब हम सारे कैलकुलेशन कर लेंगे। अपरेंट पावर कितना होगा? RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इंटू RMS वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पे आपने जो है V यूज़ कर सकते हैं, ES भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर ES से अगर डिनोट करेंगे तो यहाँ ES इंटू I कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्टिव पावर कितनी होगी? अपरेंट पावर निकाल लिया, V इंटू I। एक्टिव पावर VI cos फाई होता है, ES रख दीजिए V की जगह पे, तो ES इंटू I इंटू cos फाई। तो फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। सो एक्टिव पावर भी मिल गई हमको। रिएक्टिव पावर कितनी होगी? VI साइन फाई होता है, ये आपको मालूम है। सो V का मान ये है, ये रख दीजिए। I का मान मालूम चल गया है, कितना है I का मान? I का मतलब IS, ये करंट IS, E इंटू IS इंटू साइन फाई। इसको आप लिख सकते हैं ES इंटू IS cos फाई, ये ES इंटू IS इंटू साइन फाई। सो ये करंट का मान हमको मालूम चल गया है। यही करंट का मान रखना है IS, ये यहाँ पे। ये V का क्या रखना है? ES को रखना है यहाँ पे। तो साइन फाई निकाल लेंगे, कॉस फाई मालूम यहाँ से, फाई मालूम है, फाई का मान यहाँ रख देंगे, साइन फाई मालूम चल जाएगा, फाई का मान यहाँ रख देंगे, कॉस फाई मालूम चल जाएगा। तीनों तरह की पावर मिल गई। पावर फैक्टर निकाल लीजिए। कॉस फाई के बाद लैगिंग लिखेंगे, यहाँ करंट लैग करेगी। देखिए रजिस्टिव एलिमेंट है और इंडक्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे C नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, इसलिए करंट लीड नहीं कर सकती।
देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी लीड, देयर इज़ ओनली चांस ऑफ लैग, सो करंट लैग्स। यहाँ करंट लैग करेगी वोल्टेज के साथ में, वोल्टेज V है, करंट I है, ये एंगल फाई है, तो यहाँ करंट लैग करेगी। तो करंट का इक्वेशन लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई, फाई का मान हमको मालूम है, फाई का मान कितना है, tan इनवर्स IL अपान IR, फाई भी मालूम है, रख दिया है। तो हमको मिल गया इक्वेशन। IM का मान कैसे निकालेंगे, VM अपान Z कर देंगे, VM अपान Z, ये सोर्स वोल्टेज जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई इम्पीडेंस Z कर देंगे। सो VM अपान Z जो होगा वो होगा IM। ये तो ये हमको करंट का इक्वेशन मिल गया। अगर आपको वेव डायग्राम ड्रा करना है वोल्टेज करंट के बीच में, आप ड्रा कर सकते हैं। करंट को फाई एंगल लैग कर दीजिए। पावर कर्व खींचना है आपको, पावर कर्व खींच लीजिए, आपको सभी पावर मिलेंगी, एक्टिव भी होगी, रिएक्टिव भी होगी। क्यों एक्टिव होगी, इसकी वजह से, रिएक्टिव क्यों होगी, इसकी वजह से। तो यहाँ पे सर्किट में सभी कुछ है। पावर फैक्टर यहाँ लैगिंग होगा, पश्चगामी होगा, क्योंकि करंट वोल्टेज के साथ में पश्चगामी है, करंट लैग कर रही है। दिस एक्चुअल फेजर डायग्राम क्या बना, एक्चुअल फेजर डायग्राम ये बना, ES IS, ये एंगल फाई, ये करंट लैग कर रही है, इसलिए पावर फैक्टर लैगिंग होगा। सारी एनालिसिस हो गई। सर्किट का नेचर कहलाएगा इंडक्टिव नेचर। इंडक्टर ने अपना इफेक्ट जो है सर्किट पे डाला है। अब देखिए RC पैरेलल सर्किट को बिल्कुल उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग। ये सोर्स वोल्टेज है ES या V है, ये रिजल्टेंट करंट है, ये रजिस्टिव एलिमेंट में जाने वाली करंट है R रजिस्टिव एलिमेंट है, इसमें जाने वाली करंट है IR। ये C है कैपेसिटेंस वैल्यू C है, इसमें जाने वाली करंट है IC। अब IR का मान निकाल लीजिए। पहले IR का मान कैसे निकाल लेंगे, सोर्स वोल्टेज में भाग दे देंगे R से, ES अपान R मिल गया IR। IC का मान निकाल लीजिए, कितना होगा, सोर्स वोल्टेज ES अपान XC का मान कितना होगा, 1/2 पाई FC, ये XC मिल गया। ये मिल गया, IC का मान भी मिल गया, कितना हो गया IC का मान, ES अपान सोर्स वोल्टेज अपान XC, ये मिल गया हमको करंट। अब इस करंट का फेजर सम सोर्स करे ये IS के बराबर होगा, ये फेजर सम ऑफ IR एंड IC इक्वल टू IS। ये अब फेजर ड्रा कर लीजिए। पैरेलल सर्किट है ये भी, ये वोल्टेज है ES, इसको रेफरेंस ले लीजिए। इट इज़ सेम एक्रॉस रजिस्टर एंड एक्रॉस कैपेसिटर, ये ES को रेफरेंस ले लिए फेजर। इसके सीध में IR बना दीजिए, क्योंकि ये रजिस्टिव, ये करंट जा रही है इसमें, ये वोल्टेज के फेज में होगी, क्योंकि प्योर रजिस्टिव सर्किट है ये, तो IR वोल्टेज के फेज में होगी। वोल्टेज जो है ES है, उसके फेज में बना दीजिए IR, उसकी डायरेक्शन में फेजर, ये ES है। IC करंट, ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इधर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, इसमें जाने वाली करंट वोल्टेज से लीड करेगी 90 डिग्री से, ये लीड कर रही है, देखिए ये IC इधर बना दीजिए। अब IR और IC का फेजर सम कर लीजिए, तो वही हो जाएगी रिजल्टेंट करंट। ये रिजल्टेंट करंट हो गई IS, ये रिजल्टेंट करंट है। और IS और ES के बीच में जो एंगल होगा, तो एक्चुअल फेजर डायग्राम क्या बना, एक्चुअल फेजर डायग्राम बना ये एंगल फाई, यहाँ करंट लीड कर रही है फाई एंगल से। ये V भी लिख सकते हैं, ये I भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ट्रेंगल ABC में राइट एंगल ट्रेंगल है, तो IS स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, IS स्क्वायर इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IC स्क्वायर। सो IS इक्वल टू अंडर रूट IR स्क्वायर, ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये IC स्क्वायर, ये हो गया। रिजल्टेंट करंट का मैग्नीट्यूड मालूम चल गया हमको। ये टोटल करंट सर्किट से इधर से इतना जा रही है, ये हमको मालूम चल गई। एंगल निकाल लीजिए कि रिजल्टेंट करंट वोल्टेज के साथ में कितना एंगल बनाएगी। इस वोल्टेज के साथ में रिजल्टेंट करंट का एंगल कितना होगा, फाई। इस त्रिभुज में ट्रायंगल ABC में टैन लेने पर, ट्रायंगल ABC में टैन फाई लेने पर, टैन फाई लेंगे तो ये हो जाएगा IC अपान IR। सो फाई इक्वल टू टैन इनवर्स IC अपान IR, ये हो गया। फाई का मान भी हमको मालूम चल गया। We have the value of phi, we have the value of IS, we have the value of ES. Now we can calculate anything.
ऑपरेंट पावर कितनी होगी, V इंटू आई। V मतलब यहाँ पे ES इंटू आई, ES इंटू IS, ऐसे ये ऑपरेंट पावर निकल गई। एक्टिव पावर कितनी होगी, VI cos फाई होता है, VI cos फाई का मतलब ES इंटू IS इंटू cos फाई, एक्टिव पावर भी मिल गई। रिएक्टिव पावर कितनी होगी, VI sin फाई होता है। V कितना है यहाँ पे ES, I कितना है यहाँ पे IS है, रिजल्टेंट करंट। साइन फाई का मान रख दीजिए tan इनवर्स IC अपान IR, मिल गया। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा, cos फाई। लीडिंग लिखेंगे इस बार, क्यों लिखेंगे लीडिंग, बिकॉज वोल्टेज से करंट इस बार लीड कर रहा है, तो पावर फैक्टर में लीडिंग और लैगिंग लगाते हैं इस आधार पे कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। इफ़ करंट इज़ लैगिंग देन वी राइट लैगिंग पावर फैक्टर, इफ़ करंट इज़ लीडिंग फॉर एग्जांपल हेयर देन वी राइट लीडिंग पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर हेयर इज़ लीडिंग, करंट लीड कर रहा है, पावर फैक्टर लीडिंग है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। यहाँ पे यल नहीं है, इंडक्टर नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लैग करंट नहीं हो सकती है, करंट लैग नहीं हो सकती है, करंट लैग होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लैग कराने वाला एलिमेंट यल नहीं है, आर है सी है, तो करंट आर सेम फेज में रखना चाहेगा, सी 90 डिग्री लीड कराना चाहेगा, तो ना तो सेम फेज में होगी करंट, ना तो 90 डिग्री लीड होगी, तो करंट कितने एंगल से होगी, करंट 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक, इस एंगल से करंट लीड करेगी। पिछले जो हमने बताया था RL में, उसमें यही एंगल से लैग करेगी, 0 से अधिक 90 से कम से लैग करेगी। वहाँ पे अभी RL सर्किट में जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे करंट लीड करेगी 90 से कम एंगल से और 0 से अधिक। 90 से कम क्यों, ये अकेले होता तो 90 से कराता लीड, ये अकेले होता तो 0 फेज में रखता, सेम फेज में रखता, लेकिन दोनों हैं इसीलिए करंट बीच में जाएगी। सो ये हमको सब कुछ मालूम चल गया। आप करंट का इक्वेशन लिख लीजिए, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। आप प्लस फाई लिखेंगे इस बार, क्योंकि करंट लीड कर रहा है, इसीलिए प्लस फाई क्यों लिखा, करंट लीड कर रहा है, कितना एंगल से, tan इनवर्स IC अपान IR, ये tan इनवर्स IC अपान IR, इतना एंगल से करंट लीड कर रहा है। IM का मान कैसे निकालेंगे, VM अपान Z कर देंगे, VM अपान Z कितना होगा प्रतिबाधा इस सर्किट की प्रतिबाधा कैसे निकलेगा, प्रतिबाधा निकालने के लिए क्या करेंगे, ES अपान IS कर देंगे, तो वो हो जाएगा Z प्रतिबाधा। वोल्टेज में करंट से भाग दे देंगे तो प्रतिबाधा मिल जाएगी Z, तो ये Z हो गया। Z से हम भाग दे देंगे VM में, या ES का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसमें भाग दे देंगे। इफ़ वी डिवाइड इन मैक्सिमम वैल्यू विद दिस इम्पिडेंस देन वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट IM मिल जाएगा। अब हमको वेव डायग्राम ड्रा करना है, तो करंट को फाई एंगल से लीड करा देंगे। हमको पावर कर्व खींचना है तो पावर कर्व भी खींच देंगे। सभी पावर यहाँ अवेलेबल हैं, अपरेंट भी है, एक्टिव भी है, रिएक्टिव भी है। एक्टिव क्यों है, ड्यू टू R। रिएक्टिव क्यों है, ड्यू टू C, कैपेसिटर के कारण रिएक्टिव पावर भी है। तीसरा RLC पैरेलल सर्किट देखिए, पैरेलल सर्किट, ये सिंपल पैरेलल सर्किट है। एक प्योर रजिस्टिव एलिमेंट, प्योर इंडक्टिव एलिमेंट, प्योर कैपेसिटिव एलिमेंट, तीनों हैं ये। इस बार फेजर डायग्राम ड्रा कर लीजिए उसी प्रकार से। ES को रेफरेंस ले लीजिए, ये रेफरेंस ले लिया इसको, बिकॉज वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स, इट इज़ सेम, इसको रेफरेंस ले लिया। IR जो है इसमें कितना होगा, IR का मान वोल्टेज में रेजिस्टेंस से भाग दे दीजिए, ES अपान R, ये हो जाएगा IR। ये वोल्टेज के फेज में होगा, ये इधर बना दीजिए, सेम फेज में होगा ES के। IL कितना होगा, ES अपान XL होगा, XL इक्वल टू 2 पाई FL, IL निकल गया। ये करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी, तो इसको इधर बना दीजिए IL को। IC का मान कितना होगा, V अपान XC होता है, सो ES अपान XC, ये IC निकल गया। XC इक्वल टू 1 अपान 2 पाई FC या 1 अपान ओमेगा C निकाल लीजिए इस तरीके से। ये करंट वोल्टेज से लीड करेगी, ये लीड कर रही है IC, ये। अब यहाँ पे तीनों करंट का रिजल्टेंट जो होगा, फेजर सम ऑफ IR, IL एंड IC इज द रिजल्टेंट करंट IS। ये जो करंट होगी, ये इन तीनों करंट का फेजर सम होगी, नॉट अरिथमेटिक सम।
ये ऐसी राशियां हैं, ऐसी करंट हैं, इसीलिए ये तीनों का फेजर सम जो है इसके बराबर होगा, इसके फेजर के बराबर होगा। तो फेजर सम ले लीजिए तीनों का। पहले इन दोनों का फेजर सम लेंगे, आईसी और आईएल का एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जैसे हमने सीरीज सर्किट में माना था ये दोनों का रिजल्टेंट एक दूसरे के अपोजिट है, तो मानेंगे या तो ये बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा। तो पहले 3 कंडीशन में ये भी हो सकता है। पहला, IL इज़ ग्रेटर दैन IC हो सकता है। अगर IL और IC में से IL बड़ा है, अगर IL बड़ा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा नीचे, ये नीचे रिजल्टेंट आएगा, कितना हो जाएगा IL माइनस IC। तो IR और IL माइनस IC का ये निकालेंगे रिजल्टेंट, तो निकलेगा ये IS ये, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट करंट √IR² प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर। और ये एंगल कितना आएगा, tan इनवर्स IL माइनस IC अपान IR। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये रिजल्टेंट नीचे आ रहा है, तो फाई नीचे की तरफ आएगा, तो करंट लैग करेगी, यानी कॉइल का इफेक्ट सर्किट पे ज़्यादा होगा, करंट लैग करेगी, करंट पश्चिगामी होगी, पावर फैक्टर यहाँ पे लैगिंग होगा। पावर होंगी तीनों, अपरेंट पावर BI होगी या ES इंटू IS होगी, एक्टिव पावर होगी ES इंटू IS कॉस फाई, रिएक्टिव पावर होगी ES इंटू IS साइन फाई, पावर फैक्टर होगा कॉस फाई लैगिंग। यहाँ पे लैगिंग होगा, करंट लैग करेगी इतना एंगल से, क्यों? क्योंकि ये माइनस में आएगा, रिजल्टेंट नीचे की तरफ, रिजल्टेंट करंट नीचे की तरफ आएगी, इधर यहाँ आएगी रिजल्टेंट करंट, ये एंगल होगा फाई, तो करंट लैग करेगी। एक्चुअल फेजर डायग्राम ऐसे बनेगा, ES इंटू ES एंड दिस इज IS, दिस एंगल इज फाई। फाई का मान होगा tan इनवर्स IL माइनस IC अपान IR। तो ये इंडक्टिव होगा क्योंकि इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा सर्किट पे। ये मान भी लिए हैं कि इसमें जो जाने वाली करंट है ज़्यादा है, कैपेसिटर में जाने वाली करंट कम है, तो ये इसका नेचर होगा इंडक्टिव, और ये होगा RL पैरेलल सर्किट जैसा नेचर होगा इसका। दूसरी कंडीशन में IC इज़ ग्रेटर देन IL अगर मानेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा ऊपर, IC इज़ ग्रेटर एंड IL इज़ लेस, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जाएगा IC माइनस IL, ये होगा फेजर। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा IS, ये एंगल होगा फाई। तो IS का मान कितना होगा, √IR², ये प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी रिजल्टेंट करंट IS। रिजल्टेंट करंट मालूम चल गई। एंगल निकाल लीजिए इस त्रिभुज में ABC में, tan फाई लीजिए, tan फाई IC माइनस IL अपान IR, IC माइनस IL अपान IR, ये हो जाएगा tan फाई। सो फाई इक्वल टू tan इनवर्स IC माइनस IL अपान IR। ये इस बार करंट वोल्टेज से लीड कर रही है, देखिए ES और ये है IS, ये एंगल है फाई, ये दिस एंगल इज़ फाई। तो यहाँ पे करंट लीड कर रही है, तो इस बार समीकरण में लिखेंगे I इक्वल टू IM साइन ओमेगा t प्लस फाई। पावर फैक्टर लिखेंगे कॉस फाई लीडिंग, इस बार लीडिंग। तो सर्किट का नेचर इस बार होगा कैपेसिटिव, ये डोमिनेट कर रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है इसकी तुलना में, करंट को इसने लीड करा दिया है। हमने मान भी लिया है कि IC इज़ ग्रेटर देन IL है। सो द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर ऑन दिस सर्किट इज़ मोर दैन द इफेक्ट ऑफ इंडक्टर ऑन दिस सर्किट। तो सर्किट हो जाएगा RC पैरेलल सर्किट जैसा हो जाएगा, कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, क्योंकि हमने मान लिया है IC इज़ ग्रेटर देन IL। तीसरी कंडीशन में दोनों बराबर हो सकते हैं, दोनों बराबर होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट बनेगा ऐसा ES और उसके फेज में हो जाएगा IR, एंड IR इक्वल टू हो जाएगा IS, यही रिजल्टेंट करंट हो जाएगा। IS एंड IR दे आर इक्वल, ये करंट बराबर होंगे, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा IL और IC। तो इस समय करंट हो जाएगी वोल्टेज के फेज में, फाई हो जाएगा 0, कॉस फाई हो जाएगा 1। प्योर रजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव करेगा ये, जैसे RLC सीरीज सर्किट में हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस, वैसे यहाँ भी एक कुछ वैसी कंडीशन है। पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट हैज़ बिकम 1, दिस सर्किट हैज़ बिकम प्योर रजिस्टिव, यहाँ पे प्योर रजिस्टिव हो जाएगा, पावर होगी केवल एक्टिव, नो रिएक्टिव पावर। तो ये है RLC पैरेलल सर्किट इन 3 कंडीशंस।
वो सर्किट थोड़ा आसान था, इसलिए उसको सॉल्व करना इजी है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस सर्किट। ये भी पैरेलल सर्किट है, लेकिन इसमें सीरीज भी है, ये सीरीज एलिमेंट भी है। इसको सॉल्व कर लेंगे यदि आप, तो पैरेलल सर्किट किसी भी प्रकार का सॉल्व कर लेंगे। तो मेथड वही है, क्या करेंगे, पहले ये करंट निकाल लीजिए I1। कैसे निकाल लेंगे, इसको सीरीज सर्किट मान लीजिए, इसको RL सीरीज सर्किट। तो इसका इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए Z1, प्रतिबाधा इसकी मान लीजिए, इस ब्रांच की प्रतिबाधा है Z1 इधर की। तो इसका और इसका पहले L1 मालूम है, तो XL1 निकाल लीजिए, कितना होगा XL1, 2πfL1। ये कितना अवरोध करेगा, XL1 करेगा, 2πfL1। इन दोनों के कारण जो इम्पीडेंस होगा उसको कहेंगे Z1। Z1 है प्रतिबाधा, इस ब्रांच की है, इस ब्रांच की प्रतिबाधा कितना होगी, √R1² + XL1²। ये प्रतिबाधा मिल गई Z1 इधर ब्रांच की। अब इधर ब्रांच जो करंट आएगी वो वोल्टेज के साथ में कितना एंगल से लैग करेगी, क्योंकि यहाँ C नहीं है तो ये करंट लैग करेगी। देखिए I1 जो है ये है, ये वोल्टेज के साथ में, ये वोल्टेज है मान लीजिए, ये पैरेलल सर्किट है, वोल्टेज को रेफरेंस ले लीजिए। ये वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया पैरेलल सर्किट में V को। इसके सापेक्ष में I1 किधर होगी, ये एंगल निकाल लीजिए। tan φ1 कितना होगा, XL/R, XL1/R1, ये हो जाएगा tan φ1। सो φ1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स XL1/R1। ये φ1 का मान मालूम चल गया हमको, ये एंगल है φ1 मालूम चल गया, और I1 मालूम चल गया। I1 का मान कितना है, V/Z1 ये निकाल लिया है इस तरीके से। φ1 कितना है, tan इनवर्स XL1/R1, ये हो गया φ1। तो ये मालूम चल गया, φ1 भी मालूम चल गया, कितना एंगल से लैग कर रही है करंट, और इसका मान कितना है ये भी मालूम चल गया, दोनों मालूम चल गए। इसी प्रकार इस ब्रांच में निकाल लीजिए, R2 मालूम है, C2 मालूम है, तो XC2 निकाल लीजिए। XC2 कितना होगा, 1/ωc होता है, 1/2πfC2 कर लीजिए, ये हो गया, XC2 मिल गया। अब इस ब्रांच का इम्पीडेंस कितना होगा, इधर ब्रांच का इम्पीडेंस कितना अवरोध करेगा, ये Z2, सपोज Z2, ये होगा √R2² प्लस इसके वजह से प्लस इसके वजह से XC2², ये √ हो जाएगा, √R2² प्लस XC2²। इतना इम्पीडेंस हो जाएगा इन दोनों की वजह से, ड्यू टू दीज टू एलिमेंट्स। ये इम्पीडेंस मिल गया। अब वोल्टेज में इम्पीडेंस से भाग दे दीजिए तो आपको करंट मिल जाएगा I2 का मान कितना होगा, V/Z2। ये I2 का मान कितना हो जाएगा, V/Z2। Z2 का मान कितना है, √R2² प्लस XC2²। ये I1 भी निकाल लिया था हमने, ये V/ये। अब tan φ2 निकाल लीजिए, ये एंगल कितना एंगल से ये करंट लीड करेगी, ये करंट लीड करेगी वोल्टेज से, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है तो यहाँ वोल्टेज से लीड करेगी। 90 डिग्री से नहीं, ना 0 डिग्री, 0 से 90 के बीच में होगा एंगल। RC या RL सर्किट होता है तो वहाँ ना 90 होता है ना 0, करंट होती है 0 से 90 के, φ = 90 एंड > 0, ये होता है RL RC सर्किट में। लीड लैग का एंगल यही होता है। तो यहाँ पे करंट लीड करेगी कितना एंगल से, निकाल लीजिए। tan φ2 इक्वल टू -XC2/R2, φ2 इक्वल टू tan इनवर्स XC2/R2। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये जो करंट ये एंगल है φ2, ये लीडिंग एंगल है, करंट लीड कर रहा है इतना एंगल से, या रेफरेंस जो वोल्टेज है वो इतना एंगल से लैग कर रहा है। सो ये φ2 है, ये φ2 कितना है, tan इनवर्स XC2/R2 ये। तो ये हमको मिल गया, φ2 का मान भी कितना मिल गया, tan इनवर्स XC2/R2। तो I2 का मान भी मालूम है, ये I2 का मान कितना है, V/Z2। ये एंगल φ2 का मान मालूम है कितना है, tan इनवर्स XC2/R2 ये। अब हमको दोनों फेजर और उनकी दिशा मालूम है रेफरेंस के साथ। I1 मान कितना है, इतना, डायरेक्शन कितना है, tan इनवर्स XL1/R1। I2 मान कितना है, V/Z2। एंगल कितना है, φ2, tan इनवर्स XC2/R2। अब क्या करिए, इसको आप 2 कंपोनेंट मेथड से सॉल्व कर लीजिए।
इनके कंपोनेंट ले लीजिए। यक्स, कैपिटल यक्स क्या है? सम ऑफ द कंपोनेंट्स अलोंग यक्स डायरेक्शन। सभी के घटक ले लीजिए एक्स डायरेक्शन में, वो कहलाएगा यक्स। तो घटक ले लीजिए, इसका घटक लेंगे इस डायरेक्शन में, कंपोनेंट इसका लेंगे तो ये हो जाएगा I1 cos φ1। ये इसका कंपोनेंट लेंगे I2 का इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा I2 cos φ2। तो सम करना है, सम ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये हो गया कैपिटल एक्स, मिल गया। इसी प्रकार कैपिटल वाई क्या है? सम ऑफ कंपोनेंट्स अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में ये प्लस लिया जाएगा, ये माइनस लिया जाएगा, तो इसका कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा I2 sin φ2। ये I2 sin φ2। इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये इधर की तरफ आएगा, माइनस में आएगा, इसीलिए लेंगे इसको माइनस I1 sin φ1। ये हो गया कैपिटल वाई। तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट करिए और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर दिस प्लस ये स्क्वायर दिस करिए। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 इंटू I2 कॉस φ1 प्लस φ2। ये कॉस φ1 प्लस φ2, ये हो गया रिजल्टेंट करंट I। ये I जो है रिजल्टेंट करंट, ये इधर जो बह रही है इस करंट का मान मिल गया कितना? अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस φ1 दिस एंगल प्लस φ2। ये रिजल्टेंट करंट मिल गई। उसका एंगल tan इनवर्स y अपान x होता है, तो y का मान कितना है? ये y मतलब I2 sin φ2 माइनस I1 sin φ1 अपान x मतलब I1 cos φ1 प्लस I2 cos φ2, I1 cos φ1 प्लस I2 cos φ2। ये तो रिजल्टेंट करंट का मैग्नीट्यूड भी मालूम चल गया, रिजल्टेंट करंट का फेज डिफरेंस भी मालूम चल गया। अगर ये फेज डिफरेंस रिजल्टेंट करंट का मालूम चल गया, रिजल्टेंट करंट का मैग्नीट्यूड भी मालूम चल गया, तो अब यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सर्किट का इम्पीडेंस कितना है? सर्किट का इम्पीडेंस होगा V अपान I, अप्लाइड वोल्टेज जो है उसका RMS वैल्यू डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट करंट। ये रिजल्टेंट करंट से भाग दे देंगे तो इम्पीडेंस मालूम चल जाएगा। सर्किट का प्रतिबाधा कितनी है? सर्किट की प्रतिबाधा मालूम चल गई। IM निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो VM में Z से भाग दे दीजिए, Z निकल आया है। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू पता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज में Z से भाग दे दीजिए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा। ये अब यहाँ से एंगल आ जाएगा फाई, अगर मान लीजिए आएगा यहाँ पे कुछ जो भी आएगा, अगर प्लस फाई आया तो समझ लीजिए कि ये एंगल ये वाला है, माइनस फाई आया तो समझ लीजिए कि ये वाला एंगल आया है। तो हम फाई भी यहाँ पे हमको मालूम चल गया, तो हम यहाँ पे तीनों पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपरेंट पावर VI, एक्टिव पावर VI cos फाई, रिएक्टिव पावर VI sin फाई। फेजर डायग्राम बन ही गया है। अब ये फेजर डायग्राम रिजल्टेंट करंट नीचे भी आ सकती है। रिजल्टेंट करंट नीचे आएगी तो लैगिंग होगा, सर्किट का नेचर इंडक्टिव होगा, पावर फैक्टर लैगिंग होगा। अगर रिजल्टेंट करंट दोनों के कारण ऊपर जाएगी, ऐसे ये एंगल फाई अगर आएगा तो करंट लीड करेगी, सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होगा, पावर फैक्टर लीडिंग होगा। तो ये पूरा एनालिसिस हो गई। वेव डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं, आप पावर कर्व खींच सकते हैं, आप सब यहाँ से सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व एनी पैरेलल सर्किट, एनी टाइप ऑफ पैरेलल सर्किट बाई phasor diagram method. It makes things easier. We can solve these type of circuits so easily. ये है फेजर डायग्राम में विधि। इस विधि से हम किसी भी पैरेलल सर्किट को आसानी से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम सर्किट को, किसी भी प्रकार के सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फेजर डायग्राम मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।